पुराने ज़माने का किस्सा है कि एक ऐसा बेवकूफ़ सा नाई था जो कोई काम सीधा नहीं कर सकता था। हत्ता के बाल काटते वक़्त भी वो कान काट देता था और हजामत करते वक़्त गला। नतीजा ये कि इसका काम ठप हो गया और वो अपनी चीज़ें बेचकर गुजारा करने पर मजबूर हो गया। रफ्ता रफ्ता ऐसा वक़्त आया कि इसके घर में सिर्फ दो चीज़ें बाकी रहीं, एक इसका उस्तरा और इसकी बीवी, और ये फैसला करना दुश्वार था कि इनमें से ज़्यादा तेज़ कौन है। एक दिन नाई की बीवी इसे बेवकूफ़ियों पर ताने दे रही थी कि वो बेबसी से बोला, ये सब बार बार कहने से क्या फ़ायदा है, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ, मैंने कभी खुद से कुछ नहीं कमाया, मैं कभी खुद से कुछ नहीं कमा सकता और मैं कभी किसी को कमाने भी नहीं दूंगा, ये हकीकत है। बीवी ने कहा, तुम काम नहीं कर सकते तो भीख मांगो, मैं भूखा नहीं मरना चाहती, बादशाह के महल में जाकर इससे कुछ मांगो, शहजादी की शादी हो रही है और बादशाह गरीबों के खैरात बांट रहा है, बादशाह को कहो कि तुम्हें भी कुछ ना कुछ दे। नाई ने ऐसा ही किया और बादशाह के महल में जाकर इसे कहा कि वो नाई को कुछ दे। बादशाह ने कहा, कुछ भी? क्या दूं? बादशाह ने पूछा, इस नाई के बीवी ने ये भी तो नहीं बताया था कि इसे क्या मांगना है। नाई ने अपना दिमाग कुछ सोचने से कासर था, इसने परेशान होकर कहा, कुछ भी दे दें। कुछ ज़मीन दे दूं? बादशाह ने पूछा। नाई की जान में जान आई और वो कुछ भी के मसले से निकला। वो बोला, हाँ, कोई भी ज़मीन दे दे। बादशाह ने इसे शहर से बाहर एक उजड़ी पिजड़ी ज़मीन देने का हुक्म दे दिया। नाई घर वापस पहुंचा तो बीवी ने पूछा, तुम्हें क्या मिला, जल्दी दो ताकि मैं रोटी खरीद कर लाऊं। नाई ने ज़मीन का बताया तो वो आग बगोला होगी और इसे खूब डांटा कि ऐसी गैर आबाद ज़मीन हमारे किस काम की। नाई ने कहा, लेकिन ज़मीन तो ज़मीन है, वो कहीं नहीं जाएगी और हमारे पास हमेशा रहेगी। क्या तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई दूसरा है? ज़मीन का क्या फ़ायदा अगर हम इसमें काश्त ना कर सकें? क्या तुम्हारे पास हल चलाने के लिए बैल हैं? बीवी घबराई। नाई मुंह लटका कर बैठ गया, मगर चालाक बीवी सोचने लगी कि क्या करे। आखिर इसने एक मंसूबा बनाया, नाई को लेकर अपनी ज़मीन पर चली गई। इसके बाद इसने नाई को कहा कि वो भी इसकी नकल करे और खुद गौर गौर से जगह ज़मीन को देखने लगी, मगर जैसे जैसे कोई आदमी इसके करीब आता तो वो ऐसे बैठ जाती जैसे कुछ भी ना कर रही हो। इसी ज़मीन के करीब ही जंगल में 7 चोर रहते थे, वो सारा मंजर देख रहे थे। नाई और इसकी बीवी छुप छुप कर ज़मीन पर कुछ तलाश कर रहे हैं। शाम ढले एक चोर नाई के पास गया और इससे पूछने की कोशिश करने लगा कि इसे किस चीज़ की तलाश है। नाई की बीवी ने पहले तो कुछ देर टाल मटोल की, फिर गोया थक हार कर कहने लगी, ये ज़मीन मेरे दादा की है, उन्होंने यहाँ अशरफियों की 5 देगे दफन की हैं, मगर हमें वो इसकी सही जगह बताने से पहले फौत हो गए। अब हम वो देगे तलाश कर रहे हैं, तुम किसी को ये बात मत बताना, वरना वो देगे तलाश करके ले जाएगा और हम महरूम रह जाएंगे। चोर ने वादा किया वो किसी को नहीं बताएंगे, मगर शाम ढले जब नाई और इसकी बीवी घर वापस गए तो चोर अपने साथियों को ले आया और साथों मिलकर अपने बैलों से हल चला चलाकर खजाना तलाश करने लगे। वो सातों मिलकर अपने बैलों से हल चला चलाकर खजाना तलाश करने लगे। सुबह तक इनकी हालत ऐसी हो गई, इनमें से 7 मरतबा हल चला दिया गया हो, मगर इन्हें वहाँ कुछ ना मिला। अगली सुबह नाई की बीवी ने सारे खेतों में हल चला देखा तो बहुत खुश हुई। वो बीज उधार लाई और ज़मीन में बो दिए। हल बहुत अच्छा चला था तो फसल भी बहुत अच्छी हुई। नाई की बीवी ने तमाम कर्जे चुका दिए और फिर भी इतने पैसे बच गए कि इसने कुछ सोना खरीदा और एक मटके में छुपा दिया। चोरों ने देखा तो बहुत गुस्से में आए। वो नानी के घर गए और इसे कहने लगे, हमें फसल में से हमारा हिस्सा दो, क्योंकि हमने हल चलाया था। नाई की बीवी हंसी, मैंने तुम्हें बताया था कि ज़मीन में सोना है, लेकिन तुम्हें वो नहीं मिला। अब वो सोना घर में एक मटके में छुपाया है, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा। चोरों ने कहा, तुम सीधे तरीके से हमारा सोना हमें दे दो तो हम खुद ही ले लें, आज रात देख लेना।
नाई की बीवी ने फिर इनकार किया और चोर वापस चले गए, लेकिन एक चोर घर में छुप गया ताकि रात को अपने साथियों को लेकर दरवाज़ा खोल दे। नाई की बीवी ने अपनी आंख के गोशे से इसे छुपते देख लिया था। नाई चोरों से बहुत डरा हुआ था। इसने अपनी बीवी से पूछा, तुमने सोना कहाँ छुपाया है? बीवी बोली, ऐसी जगह छुपाया है कि वो किसी को नहीं मिलेगा। बाहर के दरवाजे के साथ रखे मटके में मिठाइयों के नीचे छुपा दिया है। चोर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। आधी रात को वो अपनी जगह से निकला और मटका लेकर वहां से चला गया। सब चोर मिलकर बाहर जंगल में पहुंचे और माल बांटने की तैयारी करने लगे। मटका लाने वाला चोर कहने लगा, नाई की बीवी ने बताया था कि सोने के ऊपर मिठाइयाँ रखी हैं ताकि किसी को शोभा ना हो। पहले मिठाई बांट कर खा लेते हैं, फिर सोना बांटते हैं। जंगल में गुप अंधेरा था। चोरों ने मटके में से टटोल कर मिठाइयाँ निकाली और खाने को मुंह में डाली, साथ ही थू थू करके थूकने लगे। नाई की बीवी ने मटके में मिठाई की बजाय अपले डाल रखे थे। सब चोरों को बहुत गुस्सा चढ़ा। अगली सुबह वो नाई के घर पहुंचे और फसल में से अपना हिस्सा मांगने लगे। नाई की बीवी ने इनकी शक्लें देखकर हंसने लगी तो वो बोले, तुमने 2 मर्तबा हमें बेवकूफ़ बनाया है, अब तुम्हारी बारी है। ये कहकर जाते जाते एक चोर दरवाजे के एक कोने में फिर से छुप गया। नाई की बीवी ने इस मर्तबा भी इसे छुपते देख लिया था। नाई ने फिर परेशान होकर पूछा, तुमने सोना कहाँ छुपाया है? गद्दे के नीचे तो नहीं छुपा लिया? नाई की बीवी ने इसे तसल्ली दी, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, सोना महफूज है। मैंने इसे बाहर नीम के दरख्त की एक ऊंची शाखों में छुपाया है, एक पोटली में बांध कर छुपा रखा है। चोर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। रात को जब सब सो गए तो वो अपनी जगह से निकला और इसने अपने साथियों को बताया। सब चोर नीम के दरख्त के नीचे जमा होकर ऊपर देखने लगे तो कुछ गौर करने लगे। ऊपर दरख्त पर एक पोटली बंदी दिखाई दी। चोरों का सरदार बोला, वाकई ऊपर पोटली बंदी है। एक आदमी ऊपर चढ़े और इसे उतार लाए। एक चोर ने कमीज उतारी और कस कर धोती बांधी और ऊपर चढ़ने लगा। अब हुआ ये था कि नीम के दरख्त पर शहद की मक्खियों ने एक छत्ता बना रखा था। जब चोर छत्ते के करीब पहुंचा तो इसने हाथ आगे बढ़ाया तो शहद की एक मक्खी ने जोर से इसकी रान पर डंक मार लिया। चोर तकलीफ से परेशान होकर बेसाख्ता अपनी रान पर हाथ मारा। अब नीचे खड़े चोर समझे कि पोटली में से पोटली उतारने के बजाय वो सोना निकालकर अपनी जेब में भर रहा है। नीचे खड़े चोर चिल्लाए। अंधेरी की वजह से उनको कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऊपर दरख्त पर चढ़े चोर ने कहा, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे कुछ चुभ रहा है। दरख्त पर चढ़े चोर ने कहा, इस वक्त एक दूसरी मक्खी ने इसके सीने पर डंक मारा। चोर सीने पर हाथ मारकर इसे अलग करना चाहा। नीचे खड़े चोर चिल्लाने लगे, हमने देख लिया कि तुमने सोना छुपा रहे हो। उन्होंने एक दूसरा चोर ऊपर भेजा, मगर अब शहद की मक्खियाँ मुश्तल हो गई थी। उन्होंने इस चोर के जिस्म पर काटना शुरू किया तो वो बेख्तियार अपने जिस्म पर जगह जगह हाथ मारने लगा। बाकी चोरों को भी बहुत गुस्सा चढ़ा। वो भी दूसरा चोर भी बेईमान निकला और सोना छुपा रहा है। सब यही समझे। सब चोर एक एक करके ऊपर चढ़ने लगे और हर एक के साथ यही हुआ। अगर सरदार की बारी आई, इसने छत्ते को मजबूती से पकड़ा ही था कि वो शाख पर सबसे खड़े थे। एक ही शाख पर सब खड़े थे। शाख ने वजन बर्दाश्त ना किया और वो टूट गई और सब नीचे जा पड़े। छत्ता इनके ऊपर गिरा और मक्खियाँ इन पर टूट पड़ी। सब चोर जान बचाकर भागे। इसके बाद कई दिन सुकून रहा, क्योंकि चोर इस काबिल ना थे कि चल फिर सकते। नाई और इसकी बीवी सोचने लगे शायद अब चोर इन्हें दोबारा तंग नहीं करेंगे, लेकिन वो गलत थे। एक रात जब वो कमरे की खिड़की खोलकर सोए हुए थे तो नाई की बीवी की आंख सरगोशियों की आवाज़ से खुल गई। चोरों की आवाज़ पहचानकर इसके होश उड़ गए और इसने सोचा अब बचना मुश्किल है, लेकिन इसने हिम्मत ना हारी और नाई का उस्तरा पकड़कर खिड़की के साथ छुपकर खड़ी हो गई।
पहले चोर ने आहिस्ता आहिस्ता सर अंदर किया और अंधेरे कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। नाई की बीवी ने उस्तरे वाला हाथ घुमाया और चोर की नाक काट डाली। ओ खुदाया, मेरी नाक किस चीज़ से अलग होकर कट गई। चोर तकलीफ से चिल्लाया। खामोश, तुम सबको जगा दोगे, चुप करके अंदर चलो। बाकी चोरों ने इसे आहिस्ता आवाज़ में डांटा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी नाक से बहुत खून बह रहा है। चोर कराहा। बुज़दिल, तुम्हारी नाक खिड़की के पट से टकराकर जख्मी हो गई है और तुम रो पीट रहे हो। मैं अंदर जाता हूँ, दूसरे चोर ने कहा और खिड़की की तरफ चला। जैसे ही इसने अपना सर अंदर किया तो नाई की बीवी ने अपना उस्तरा चला दिया और इसकी नाक भी कट गई। ओ खुदाया, अंदर वाकई कोई तेज चीज़ है। चोर तकलीफ से चीखा। तुम एक तरफ हो, मैं देखता हूँ, तीसरे चोर ने कहा और अपना सर खिड़की के अंदर डाला। इसके बाद इसकी नाक भी कट कर दूर जा गई। वाकई कोई तेज चीज़ है, मुझे भी ऐसे ही लगा जैसे किसी ने मेरी नाक काट डाली हो। तीसरा चोर पीछे हटते हुए कहा। बेवकूफ़ो, तुम बुज़दिल हो, मुझे अंदर जाने दो। चौथे चोर ने खिड़की में सर डाला और नाक घुमा बैठा। पांचवें और छठे चोर के साथ भी ऐसे ही हुआ और सरदार की बारी आ गई। साथियों, तुम सब जख्मी हो गए हो, हाँ, लेकिन एक आदमी को ठीक रहना चाहिए ताकि वो अपने जख्मी साथियों की हिफाजत करे और तीमारदारी कर सके। किसी अगली रात वापस आते हैं, सरदार ने कहा और सब चोर वापस पलट गए। नाई की बीवी ने चिराग जलाया और तमाम चोरों की नाक एक डब्बी में जमा कर ली। चंद दिन सुकून से गुजरे। मौसम खूब गर्म हो गया, कमरे के अंदर सोना मुमकिन ना रहा तो नाई और इसकी बीवी बाहर शहर में चारपाइयाँ बिछा ली। चोर वापस आए। उन्होंने सोचा सोना जरूर नाई की बीवी के पास है तो इसे ही उठाकर ले जाते हैं। वो दबे कदमों आगे बढ़े और इसकी चारपाई अपने कंधों पर उठाकर जंगल की अपने ठिकाने की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद नाई की बीवी की आंख झूले खाने से खुल गई और ये जानकर धक से रह गई कि चोर इसकी चारपाई उठाकर जंगल की तरफ जा रहे हैं। वो सोचने लगी, अब कैसे बचूं। कुछ देर बाद चोर थक गए। वो एक घने बरगद के नीचे बैठे और मशवरा करने लगे। कुछ देर यहाँ रुकते हैं और चारपाई नीचे रख कर कमर सीधी कर लेते हैं। नाई की बीवी ने मौका गनीमत जाना। इसने तकियों के ऊपर चादर ऐसे डाली कि लगता था कि वो बिस्तर पर लेटी है और बरगद की एक छाल को पकड़कर ऊपर चढ़ गई और छाहों में छुप गई। चोरों ने चारपाई कंधों से उतारकर नीचे रखी, जमीन पर रख दी और फैसला करने लगे कि पहले किसकी बारी किसकी होगी। सरदार का नाम का कुरा निकला क्योंकि बाकी सब अभी तक नाक के जख्मों की वजह से तकलीफ में थे। सब चोर सो गए और सरदार पहरा देने लगा। नाई की बीवी को अचानक एक ख्याल सूझा। इसने अपना सफ़ेद दुपट्टा चेहरे और सर के गिर्द लपेटा और आहिस्ता आवाज़ में मोहब्बत भरे गाने गाने लगी। चोरों के सरदार ने ऊपर देखा तो इसने चांदनी में खूबसूरत औरत दरख्त पर बैठी दिखाई दी। इसने सोचा, ये ज़रूर दरख्त की परी है जो मुझ जैसे खुश शक्ल और हैंडसम मर्द पर आशिक हो गई है। इसने अपनी मूंछों को ताव दिया और पूछा, कौन हो तुम? हसीना नीचे ज़मीन पर उतरी, मुझसे खौफ मत खाओ। परी ने जवाब नहीं दिया और आशिकाना गाने धीमे सुरों में गाती रही। सरदार ने यह सब देखा तो खुद दरख्त पर चढ़ने लगा। जब वो परी के करीब पहुंचा तो परी ने एक सर्द आह भरी और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। इतना उदास होने की क्या बात है ऐ परी? सरदार ने बेताब होकर पूछा। नाई की बीवी ने उदास लहजे में कहा, मुझे लगता है कि तुम एक हरजाई हो, मुझसे मोहब्बत नहीं करते। लंबी नाक वाले मर्द हमेशा हरजाई होते हैं। सरदार ने अपनी वफा का यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की मगर वो ना मानी। आखिर नाई की बीवी ने कहा, ऐसा करो कि अपनी ज़बान को लंबा सा बाहर निकालो। मैं इसे अपनी ज़बान से छू कर जान लूँगी कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ।
چوروں کے سردار نے مخمور ہو کر اپنی زبان خوب باہر نکالی۔ پری نے اس کے قریب ہوئی اور اس کی زبان کو زور سے اپنے دانتوں سے کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ سردار تکلیف کی شدت سے زور سے چیخا اور درخت سے نیچے جا گرا۔ کیا ہوا؟ دوسرے چور جاگے۔ سردار اوپر درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ زبان کٹنے کی وجہ سے بولنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ سردار پر جادو ہو گیا ہے، درخت پر ضرور کوئی اثر ہے، چور گھبرا کر بولے۔ اس وقت نائی کی بیوی نے اپنی سفید چادر لہرانی شروع کر دی اور منہ سے خوفناک آوازیں نکالنے لگی۔ چوروں کی خوف سے جان ہی نکل گئی۔ انہوں نے بدحواس ہو کر اپنے سردار کو کاندھوں پر اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ وہ دور نکل گئے تو نائی کی بیوی نے اپنی چارپائی سر پر اٹھائی اور اپنے گھر کی طرف واپس چل پڑی۔ سردار کی زبان کا زخم کچھ ٹھیک ہوا تو اس نے تتلا کر اور اشارہ کر کر کے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ چور اب اپنی ناکیں اور زبان کٹوا کر اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ نائی کی چالاک بیوی سے مقابلہ کرنا ان کے بس میں نہیں۔ وہ بادشاہ کے پاس چلے گئے اور اس سے انصاف طلب کیا، وہ نائی سے انہیں ان کی محنت کا معاوضہ دلوا دے۔ لیکن نائی کی بیوی نے اپنا مقدمہ پیش کیا اور ثبوت کے طور پر چوروں کی ناکیں پیش کی۔ بادشاہ نے چوروں کو جیل میں ڈال دیا اور نائی کو اپنا وزیر اعظم بنا لیا۔ اس نے کہا کہ جب تک اس نائی کے سر پر اس عقل مند بیوی کا سایہ سلامت ہے، کوئی احمقانہ کام نہیں کر سکتا اور ہمیں اس سے بہتر وزیر اعظم نہیں ملے گا۔ اس طرح کی زبردست اور انٹرسٹنگ کہانیاں سننا چاہتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔